जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 3% नोशनल इंक्रीमेंट, हरी झंडी, सभी को मिलेगा फायदा, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा। और दोस्तों अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी और एक यानी आपके लिए स्पेशल सेल बनाई गई है, 100% को मिलेगी जॉब। और मैं बात करूंगा देश का नंबर 1 बॉस कौन। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने फिर कसम खाई है कि यानी बॉर्डर होगा सील और जवानों को मिलेगी पूरी सुविधा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल मैं कहूंगा देश का नंबर 1 बॉस ये है, जरा आज आप देख लिए। और बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, लगातार दौरे कर रहे हैं और सैनिकों की और सेना की समीक्षा कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आपको रहना होगा तैयार। और दोस्तों एक पत्नी ने अपने पति को किस तरीके से निपटाया, एक नया स्टंट, एक नया तरीका, आप सुन करके हैरान हो जाओगे। और दोस्तों बाबागिरी का चलन, हाँ जी दोस्तों, पैसे कमाओ और सामने वाले का उल्लू काटो। हाँ जी दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा उस लेटर की जिसका सभी को इंतजार है, यानी 16 जुलाई 2026 भारत सरकार की तरफ से निकला है। यानी नोशनल इंक्रीमेंट यानी 3% इंक्रीमेंट, मतलब यानी आप 30 जून को रिटायर्ड होते, 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते, उनके भविष्य के ऊपर फैसला आ गया है। चाहे आप रेलवे में हैं, चाहे आप पोस्टल में हैं, चाहे आप डिफेंस सर्विस में हैं, लेकिन ये सबके लिए समान रूप से लागू है। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले उन कर्मचारियों को जो 1 जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन संबंधी लाभों हेतु काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाने के संबंध में। यानी कुछ लोग जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं, यानी कब 30 जून को। अभी तक क्या था, यानी आपकी जो 3% काल्पनिक वृद्धि थी उसका फायदा नहीं मिलता था, तो आपकी पेंशन में घाटा होता था, आपकी ग्रेच्युटी कम होती थी, आपका लिव इन कैश कम होता था, आपका कम्यूटेशन कम होता था। और यह मुद्दा काफी लंबे संघर्ष के बाद इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत कई प्रकार की समस्या आ रही हैं, तो जरा इन्होंने अपना क्लियर कर दिया है कि 30 जून को रिटायर्ड होने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ। रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया आदेश। नई दिल्ली 18 जुलाई 2026 को रेलवे बोर्ड ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे कर्मचारी 1 जुलाई को देय वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर सभी जोन और यूनिट्स को पात्र मामलों का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। रेलवे में कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को लागू होता है। अब तक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कई कर्मचारियों ने जिन्होंने पूरे साल सेवा की है उनको लाभ से वंचित है, उनको भी फायदा मिलेगा। इस फैसले से 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को औसतन लगभग 3% वार्षिक वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हुआ है। इसका सकारात्मक प्रभाव उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त लाभों पर पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया जिन कर्मचारियों को 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी की है और उन्हें पूरा तरीके से लाभ मिलेगा, उसके मामलों के निस्तारण के लिए डीओपीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया। उनका कहना है कि कर्मचारियों की बरसों पुरानी मांग थी, पहले भी इस विषय पर आदेश जारी किए, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। कई कर्मचारियों को इसके लाभ के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस आदेश से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को समाधान मिलेगा और एक नई उम्मीद है। अब यह पत्र आपके सामने है, 16 जुलाई 2026 का, सीधा सीधा लिखा है कि यानी अब जितने भी पेंशन आएंगे उनको फायदा मिलेगा, चाहे आप डिफेंस फोर्सेस के, रेलवे के। लेकिन पिछला जो मामला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, यानी जिन्होंने कोर्ट में केस जीता उनको मिलेगा, और उसकी गाइडलाइन बताई थी कि उससे पिछले वालों को सिर्फ आपको पेंशन में लाभ मिलेगा, पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, और वो मई 2023 के बाद। तो दोस्तों ये एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश निकला है और हम इस आदेश की भूर प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी बात अग्निवीरों को लेकर है। हाँ जी, जरा दोस्तों आपके सामने बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हो कि अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा, अग्निवीरों को क्या मिलेगा भविष्य में फायदा, इसकी लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए एक स्पेशल सेल बनाई गई है। और ये कल पुष्कर धामी जी हैं और जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, और वहां पर कर्नल अजय साहब ने इसकी पहल किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी अग्निवीर रिटायर्ड होके आएंगे उनके लिए इसमें उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और चाहे केंद्रीय सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, पीएसओ की योजना है, उनको 100% नौकरी मिलेगी। और आप ये देख सकते हो, इसकी पहल दे सकते हो, इसकी पूरी
खबर देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपके सामने शेयर किया, और सीएम पुष्कर धामी जी का बड़ा ऐलान, अग्निवीर रोजगार सेल। इसका मतलब साफ है कि 31 दिसंबर 2026, 31 जनवरी 2027 को अपना 4 साल का सेवा काल पूरा होने के बाद जितने भी लोग सेना उन्हें भेजेगी, कुछ परमानेंट होंगे और उनके लिए कॉरपोरेट सेक्टर हो, राज्य सरकार हो, सरकारी स्कीम की मदद के लिए स्वरोजगार यानी अग्निवीर स्कीम को एक नया रूप दिया जा रहा है। और आप देख सकते हो इसके ऊपर काफी सेना के सीनियर अधिकारी भी हैं और देश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने ये इसकी पहल की। अब मैं बात करना चाहूंगा, ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि न तो सरकार अभी तक पूरी तरीके से डिसाइड कर पाई कि कितने लोगों को परमानेंट करेगी, कितने लोगों को बाहर भेजेगी, क्या प्रक्रिया होगी। लेकिन दुर्भाग्य बस इसमें नेतागिरी जम के हो रही है। हमारे सेना के अधिकारी भी नेताओं की भाषा बोलने लगे। उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि नहीं, अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिसने यूनिट कमांड की है और जो यूनिट कमांड कर रहा है उससे पूछिए कि क्या हालत है। मैं अभी परसों किसी एक बच्चे से बात कर रहा था कि अभी आप एक जगह से यारी आए, अभी आप आरआर जा रहे हो, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा यूनिट के अंदर इतनी यारी है, आरआर है, कहीं अग्निवीर जा नहीं सकते हैं। अब अग्निवीर मैक्सिमम हो गए हैं, उनको यारी पे भेज नहीं सकते हैं, तो हमारे पैर नहीं टिक रहे। हम एक जगह से आते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं, हमारे कैडर क्लासेस नहीं हो पा रहे इस वजह से। हाँ, एक बात की उन्होंने कहा कि जो रेजिमेंट में छुट्टी बुट्टी तो काट लेते हैं क्योंकि अग्निवीरों की छुट्टी कम है, लेकिन बाहर की जितनी डिटेल है, बाहर की जितनी पोस्टिंग है, बाहर की जितनी यारी है, वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा रैपिडली इन्हें जाना पड़ेगा। यानी आरआर के लिए भी मैन पावर नहीं मिल रही है। और जो लोग यूनिट में हार्डकोर होती है और अच्छे लोग होते हैं, यूनिट उन्हें रखना चाहती है, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई है इनकी वजह से। तो आप समझ सकते हो कि यूनिट के अंदर इसका क्या असर है। वही समझ सकता है, या तो यूनिट में नौकरी किया होगा, वही समझ सकता है इसने सीओ बन के कमांड किया होगा। बाकी के फालतू के नेतागिरी करते हैं, स्टाफ ड्यूटी करके आ गए और कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर के सरकार का ढोल बजा रहे हैं। तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है युवा अग्निवीर संवाद, हमारे बीच एक युवा है, नाम है आदित्य पवार। आदित्य, प्लीज अपना सवाल आप सीएम सर से पूछिए। जय हिंद माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम आदित्य पवार है और मैं यूथ फाउंडेशन में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, मेरा सवाल यह है कि अग्निवीर के 4 साल बाद हम जैसे 75% युवाओं को वापस घर आना पड़ेगा। ऐसे में हमारा भविष्य और रोजगार कैसे सुरक्षित रहेगा? धन्यवाद। आदित्य जी, एक तो मैं सबसे पहले आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपनी बात के माध्यम से अन्य बहुत सारे जो हमारे युवा आज अग्निवीर में जा रहे हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके मन में जो हो रहा होगा वो आपने यहाँ पर रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप अग्निवीर का 4 साल का जो टेन्योवर है वो पूरा करके आएंगे तो उस समय आप पूरी तरह से, एक तरह से, हर तरह से आप पारंगत हो चुके होंगे। आपकी स्किलिंग भी हो चुकी होगी, आपका प्रशिक्षण, आपकी ट्रेनिंग, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते देश के हर क्षेत्र में जाने के लिए आपकी जो आवश्यकता, जो एक तरह से मैं कहूँ कि उसकी जो अर्हताएं होती हैं, वो सभी आप पूरी कर चुके होंगे। और अब अग्निवीरों के लिए उनका भविष्य शानदार रहे, उनको सोचना न पड़े, उसके लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पहले ही जो है बहुत सारे आदेश कर दिए हैं, बहुत सारे प्रावधान कर दिए हैं। हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें अग्निवीरों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया है। हमने भी राज्य के अंदर 10% का हमने आरक्षण भी सुनिश्चित कर दिया है। और पुलिस विभाग है, हमारा फॉरेस्ट विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, अन्य विभाग, जहाँ जहाँ भी संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं के सारे जो द्वार हैं, सारी संभावनाएं हमने उसके लिए आगे बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड का हर एक अग्निवीर अपने को ये न सोचे कि 4 साल बाद मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अजय कोटियाल जी। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी ने आपको एक नई जिम्मेदारी भी दे दी है, किस तरह से फिर निर्वाह, कब तक निर्वाह होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी काफी समय से चिंतित है कि जो अग्निवीर अपना टेन्योर करके वापस आएंगे 31 दिसंबर को, तो 25% तो आर्मी में रिटेन हो जाते हैं, बाकी 75% जो हैं उनको गवर्नमेंट ने अपने अपने जगहों पे कुछ परसेंटेज दे रखी है कि इनको नौकरी पे लगाया जाएगा।
लेकिन उसके बीच का समन्वय बनाना ना, वो एक तरतीब है। तो उसमें सीएम साहब ने एक अग्निवीर को रोजगार देने के लिए एक सेल की घोषणा करी है आज, और उस सेल का पर्पस होगा जिसमें एक आर्मी का अधिकारी होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी होगा, और उसी प्रकार से कैसे अग्निवीर जो आएंगे और उसके बाद उनको किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस जगह में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉर्पोरेट में रोजगार मिलेगा। कौन अग्निवीर हैं जो प्राइवेट कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग देने की पर्पस होगा, वो करा जाएगा। और कौन पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करके आगे जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं सामने आपके एक रखना चाहता हूं। मैं बात करूंगा आज, दिल खोल के बात करूंगा अमित शाह जी की, जो कि देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और उन्होंने जैसे कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे, उन्होंने 370 खत्म कर दिया। यानी ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन की जहां बात आती है, जहां यानी खून खराबे की बात आती है, तो आपको यानी अमित शाह जी आगे मिलेंगे। 370 देखा होगा, आतंकवाद का सफाया देखा होगा। बड़ी बात क्या थी? 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उन्होंने कहा है झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो। और उन्होंने ये बीड़ा उठाया और बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया। उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल में सरकार बदलेगी और बॉर्डरों की वो हालत करूंगा, यानी 4 लेयर सिक्योरिटी करूंगा, अपने जवानों को पूरी सुरक्षा दूंगा, पूरी पावर दूंगा। और ये मुद्दा, और इसी मुद्दे को लेकर आप देख सकते हो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सबसे पहले सरकार में घुसपैठ का गलियारा बन गया था, अब सुरक्षित सीमा का पर्याय बन रहा है। आज बीएसएफ की उत्तर बंगाल सीमांत पर 18वीं वाहिनी सीमा चौकी पर बीओपी पर वॉच टावर से सीमा चौकी की निगरानी की। मोदी सरकार ने न केवल सीमाओं पर वॉच टावरों की संख्या बढ़ाई, बल्कि ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया है। इसके साथ ही आप देख सकते हो केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गए हैं और किस तरह लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, जवानों के साथ बात कर रहे हैं। 77 करोड़ 6 लाख रुपए कार्यों का शिलान्यास किया है बॉर्डर फेंसिंग को लेकर, सुरक्षा का अवलोकन और 4 लेयर सुरक्षा होगी। और आगे उन्होंने कहा है अब इसके बाद मैं नशा मुक्त करूंगा इस देश को, यानी जो नशे का व्यापार चल रहा है, फिर मैं भ्रष्टाचार की लगाम लगाऊंगा। यानी बहुत बड़ा विजन क्लियर है। और बिल्कुल बॉस, इनसे लोग डरते भी हैं, नेता भी डरते हैं और प्रशासन का अधिकारी भी डरते हैं। यानी आज आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि देश की असली कमांड यानी अमित शाह जी के पास है। क्यों? 2000 से गुजरात में नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बने हैं। और आप समझ सकते हो कि फैसला कौन लेता है और फैसले किस प्रकार के प्रभावी होते हैं, वो आपने देख लिया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हाँ जी दोस्तों, धीरज सेठ साहब 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख लगातार पूर्वी कमांड का दौरा कर रहे हैं। सेना प्रमुख को परिचालन, तैनाती अग्रिम क्षेत्रों में, यानी स्वदेशी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को उन्होंने कहा है इसको निखारना है। और भारतीय सेना, असम राइफल, सीएपीएफ के कर्मचारियों की बातचीत की और कहा है मिलकर आपने एक दूसरे का सहयोग करना है और किसी भी मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना है। तो आप देख सकते हो धीरज सेठ साहब का लगातार ताबड़तोड़ दौरा अभी ईस्टर्न में चल रहा है। अब आइए कुछ खबरें करते हैं सिविल की। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, पत्नी ने पति को निपटाया, और ये है दामिनी। अच्छा भला परिवार, दामिनी का मतलब होता है बिजली, खुद के ऊपर बिजली गिराई, परिवार के ऊपर बिजली गिराई। पति अतुल, एक बेटा स्कूल का संचालक, बसें चल रही थी, आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन इश्क लड़ा लिया अपने स्कूल के किसी ड्राइवर से जो बस चलाता था। यानी वो बिल्कुल कहां, पति जो मालिक, नौकर से इश्क लड़ाया। और पति को कैसे निपटाया? हाँ जी दोस्तों, एक सांप को पाला, सपेरे लगाए गए, पति को खाने पीने में कुछ मिलाया गया, पति के बिस्तर पर छोड़ दिया गया, पति को डसवा दिया, पति ऊपर चले गए और ये जेल में चली गई। यानी वो सपेरे पकड़े गए और उसका आशिक पकड़ा गया। तो समझ सकते हो कि आखिर इनको क्या कमी थी, कहां न कहीं खुराफात था दिमाग में। ऐसा क्यों हो रहा है कि नए नए तरीके ढूंढ करके लोग एक दूसरे से बोर हो रहे हैं? इस बात को तो आपको समझ में आ गई है। कहीं तो इस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं, तो अंदर कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुलग तो रहा है और वो बाहर भी निकल के आता है। आप समझ सकते हो, कभी धुआं के रूप में आ रहा है तो कभी बड़ी लपटें आ रही हैं। यानी रिश्ते इस तरीके से तार तार हो रहे हैं कि यानी कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। आपने सुना होगा एक बेटे ने अपने पिता 125 करोड़ वाले को 4 जगह ठोका, ऊपर से नीचे तक। बोला पिता ने हमें करोड़ों रुपए के लिए हमारे नाम पे नहीं करा है। मां अपने बेटों को निपटा रही। क्या हो रहा है आपको समझना होगा एक कदम आगे बढ़ने से पहले। और एक तरफ
एक तरह आप देख सकते हो एक महिला है वो तड़प रही है खाकी वर्दी में, होमगार्ड की है, और यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन दोस्तों इस होमगार्ड महिला को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। घर की जिम्मेदारियां हैं, गंभीर बीमारी का इलाज है, आखिर कोई कब तक बिना तनख्वाह के गुजारा करेगा। जो महिला हर दिन अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, अपनी मेहनत की कमाई के लिए आंसू बहाने पड़ रहे हैं, आखिर ये क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसकी खोज खबर ले और इसको तनख्वाह दे। अब आइए, देश में सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा नो टेंशन वाले हैं बाबागिरी। बाबागिरी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, बिल्कुल डंके की चोट पे कहें। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, भगवान के सामने बैठने वाला पुजारी, वहां पर लगी हुई दुकानें, झूठ बोलते हैं, आपके साथ फरेब करते हैं, चीटिंग करते हैं। बिल्कुल मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं और इस बात से अब पूरी तरह भरोसा हो गया, यानी बाबाओं के बच्चे बाबा बने जा रहे हैं और अपना साम्राज्य स्थापित किए जा रहे हैं। धर्म का धंधा है और ये कह रहे हैं कि नहीं हम धार्मिक लोग हैं। अब देखिए, ये एक नौटंकीबाज है जो खिलौने फेंक रहा है, डांस कर रहा है। इसकी उम्र कितनी होगी? 20-25 साल, 20 साल। कोई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई इसको कैरियर की टेंशन नहीं, किसी एग्जाम की टेंशन नहीं, ये बस बैठ गया। अब बहुत बड़े जितने मैंने कथावाचक देखे अपने अपने बच्चों के लिए एक गद्दी डाल देते हो, बोल रहे हैं आपका आने वाला गुरुजी ये होगा। क्यों भाई, तो तुमने क्या कौन सा परिवर्तन कर दिया इस देश के अंदर? ठीक, सिर्फ ठगी के अलावा कुछ नहीं किया। अब ऐसे ही बोलूंगा, किसी को यदि बुरा लगता है तो क्यों, आपको अंधविश्वास की तरफ नहीं विश्वास की तरफ जाना होगा, आपको विश्वास करना होगा। अच्छे संत भी हैं, हमारा अच्छा धर्म है, हमें मानना भी पड़ेगा, हमें अच्छे रास्ता दिखाने वाले लोगों को आपको खोजना पड़ेगा। हर किसी के पीछे भीड़ बनकर भागना नहीं है। जरा इनको भी देखिए और इनके ऊपर कमेंट्स आपको जरूर करना होगा। धन्यवाद।